नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। हरियाणा के मेवात और सोहना में दो समुदाय के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत बता दें कि नूह से हुई है, जहां ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोलियां भी चली। हिंसा में 2 होम गार्ड समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा को देखते हुए नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नूह में स्थिति अभी काबू में है। स्थिति संभालने के लिए अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां पहुंच गई हैं। 6 कंपनियां अभी और भेजी जाएंगी। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में धारा 144 लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से नूह में हिंसा और फिर आगजनी हुई? नंदिनी, बता दें, मेवात और नूह में जिस तरह से बात की जाए, आगजनी जो की गई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, क्योंकि जो भगवा जो रैली निकाली जा रही थी और पुलिस बल प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। प्रशासन के सामने ही इस रैली को निकाला जा रहा था, पर जिस तरह से अचानक मेवात में जो पथराव किया गया है वो कहीं ना कहीं वो है, जिसके बाद वहां पर हल्ला मचने लग गया, जिसके वहां भगदड़ मच गई और जो गाड़ियां वहां मौके पर रह गई हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया है। पर पुलिस प्रशासन ने लाठी से उन लोगों को खदेड़ा है जिन लोगों ने वाहनों को आग लगाई है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो 2 दर्जन जो गाड़ी है वो आग के हवाले कर दी गई है। जी मनोज, पुलिस फोर्स किस तरीके से वहां पर तैनात किए गए हैं? भारी पुलिस बल तैनात है। अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से देर रात तक भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है और तमाम जो पहलू हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो वीडियो है, उनकी जांच प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी में आगजनी की जा रही है, उनकी जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी मनोज, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दंगाइयों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कहा गया है? प्रशासन की तरफ से अभी इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और बात की जाए जिस तरह से जो दंगाई थे, जो जिस तरह से अचानक जो भगवा रैली चल रही थी उसके बीच अचानक पथराव कर दिया और जो गाड़ियां वहां रह गई थी उनको आग के हवाले कर दिया, चाहे वो बाइक हो या स्कूटी हो या गाड़ी हो या बस हो, किसी भी जो सड़क पर चलते हुए वाहन को आग के हवाले कर दिया। और जिसके बाद लगातार पुलिस पर पथराव भी किए। पुलिस ने भी उन लोगों को समझाने की हल्का लाठी बल का प्रयोग भी पुलिस ने किया था। पर बात की जाए, पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है जो पत्थर मार रहे थे, जिन्होंने आगजनी करी है। उस सीसीटीवी कैमरे और वीडियो के माध्यम से पुलिस उनकी जांच भी कर रही है। जी मनोज, बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा कितने दिन के लिए बंद की गई है? बता दें, पूरे नूह और मेवात में, और नूह, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये 5 जिले में अगर बात की जाए तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है कि जिस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोज बढ़ रहा है, जिसको लेकर वो मस्जिदों पर भी जा रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये सब चीज देखते हुए फरीदाबाद पुलिस और पलवल पुलिस भी जो मस्जिदों पर नजर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की जो अनहोनी ना घटे, जिसको लेकर पुलिस भी नजर बनाए हुए बैठी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए भूमि खरीद को आसान बनाने, फार्मास्यूटिकल नीति और सौर ऊर्जा नीति में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी सहूलियत ऐलान हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में धान खरीद सीजीए रिपोर्ट को विधानमंडल में पेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। पिछले विधानमंडल सत्र के बाद जारी अध्यादेशों के स्थान पर नए विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो बता दें कि आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
योगी कैबिनेट की आज जो बैठक है, बताया जा रहा है कि उसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, जैसे कि अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आज उस पर भी मुहर लगाई जा सकती है। धान खरीद को लेकर कई अहम प्रस्ताव है, उस पर भी मुहर लगाई जा सकती है। वही बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुहर लग सकती है, तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए भूमि खरीद को आसान बनाने, फार्मास्यूटिकल नीति और सौर ऊर्जा नीति में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी सहूलियतों का ऐलान हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में धान खरीद सीएजी रिपोर्ट को विधानमंडल में पेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? क्रिया प्रतिक्रिया के चक्कर में यूपी में इस बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के और तेज होने का खतरा है। ऐसे में फायदा बीजेपी का होना तय है। आखिर इससे कैसे बचे? इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या हो? लोकसभा चुनावों से पहले अपना एजेंडा सेट करने और बीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस में ये बैठक हो रही है। वहीं इस मीटिंग में मीडिया पैनलिस्ट को भी बुलाया गया है। सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम से जुट गई हैं। बता दें कि बैठक में यूसीसी, ज्ञानवापी समेत कई चर्चित मुद्दों पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये तय किया जाएगा। अखिलेश यादव पार्टी प्रवक्ताओं के सामने अपने मुद्दों की तस्वीर तय करेंगे। तो बता दें कि अखिलेश यादव की बैठक जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो अपने पैनलिस्टों को सुझाव देंगे, रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर उनको क्या कुछ बोलना है, उनका मंत्र देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है अखिलेश यादव की मौजूदगी में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी के लगातार अपने बैठक और अभियान के माध्यम से 2024 को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसी क्रम में बता दें, आज प्रदेश दफ्तर पर कहीं ना कहीं सपा के आज एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में रखी गई है, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 62 प्रवक्ता सम्मिलित हुए हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए नंदनी, तो 2024 चुनाव को लेकर कैसे सपा और साथ ही साथ सपा के अलायंस इंडिया का पक्ष रखना है, इसको लेकर, और बात करें तो हाल फिलहाल में ज्ञानव्यापी परिसर का मामला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या बात करें तो जाति जनगणना हो या सामाजिक न्याय हो, इन तमाम मुद्दों पर कैसे प्रवक्ताओं को पक्ष रखना है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। अगर बात की जाए तो आज की बैठक में कहीं ना कहीं आगामी दिनों में सपा का क्या रुख रहेगा, किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर अखिलेश यादव दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें कि बीते दिन ज्ञानव्यापी मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पॉडकास्ट आया है, बयान आया है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई इस मामले को लेकर। अभी अगर फिलहाल में बात करें
तो इसको लेकर तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। और अगर बात करें तो सपा के नेता कहीं ना कहीं अपने दावे कर रहे हैं कि हम सेकुलर सोच से हैं, समाज के हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, और केंद्र में और राज्य में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक धर्म विशेष की केवल बढ़ोतरी की काम कर रही है। ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं टीवी डिबेट्स में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ज्ञानव्यापी पे तमाम टीवी चैनलों की तरफ से ऐसे डिबेट्स रखे जा रहे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव आज अपने प्रवक्ताओं जो कहीं ना कहीं डिबेट्स में सम्मिलित होते हैं उनको एडवाइजरी जारी करेंगे कि सपा का ज्ञानव्यापी यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम मुद्दों पर क्या पक्ष रहेगा, इसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। नंदनी, विभाषु, जब से योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले में बयान दिया है तब से सियासत तेज हो गई है, लेकिन क्या कह सकते हैं अखिलेश यादव जिन्होंने जो नारा दिया पीडीए का उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं? क्या वो वाकई में वही करेंगे कि जिस तरीके से पीडीए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है उसी के हिसाब से पैनलिस्टों को जवाब देना है और ज्ञानवापी मामले में ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि सपा कहीं ना कहीं देखे तो बीते दिन पीडीए नारे के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हम आगामी चुनाव में उतरेंगे। मगर बात करें तो दूसरी तरफ जहां एक तरफ तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, पीडीए कहीं ना कहीं अलायंस के तौर पे देखा जा रहा था, मगर आपने देखा कि पटना में पहली बैठक हुई विपक्ष की, उसकी दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई जिसमें एक नया नाम निकल के आया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। इसके ठीक बाद से लगभग 26 दल कहीं ना कहीं इंडिया के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। अब इस बात को देखने वाली होगी कि सपा जिस नारे के तहत उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में थी पीडीए, उसको लेकर क्या काम करती है। क्योंकि बात करें तो सपा के पूर्व मंत्री और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा इस बात पर स्पष्ट कर चुके हैं कि पीडीए का इंडिया में समावेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में हम पीडीए फार्मूले के तहत चुनाव लड़ेंगे और देश में कहीं ना कहीं इंडिया फार्मूले पे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान देते हैं वो एक बार फिर से सियासत में कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आते हैं, क्या इसको कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी मंदिर की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं देखें तो मस्जिद की मांग कर रहा है। उसी दरमियान सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिन प्राइम टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ मंदिर की मांग हो रही है, मस्जिद की मांग हो रही है, उस मंदिर मस्जिद से पहले वहां कहीं ना कहीं बौद्ध मठ था, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत तेज हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद के मौर्य के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश के जब 80 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं सपा दमखम से चुनाव लड़ेगी तो इन बयानबाजियों का कितना प्रभाव पड़ता है वो निश्चित तौर से नंदनी चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। बता दें कि अखिलेश यादव की बैठक चल रही है, वो अपने तमाम पैनलिस्टों को आज सुझाव देंगे कि किस तरीके से धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी करनी है या नहीं करनी है। माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब प्रयागराज पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस जल्द ही विजय मिश्रा की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को उसके पास मोबाइल फोन से भी केस जुड़े अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को शक है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब लगातार उसके संपर्क में थी। अतीक अहमद के गरीब वकील विजय मिश्रा को प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ के हयात होटल से गिरफ्तार किया था। जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उस दिन वहां अशरफ की पत्नी जैनब के भी होने की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि अतीक की हत्या के बाद से उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब लगातार विजय मिश्रा के संपर्क में बनी हुई थी। ऐसे में विजय मिश्रा की रिमांड लेने के बाद शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अभी अपडेट सामने आ रही है? देखिए, अतीक के वकील की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जी बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से बीते 24 फरवरी से इस पूरे घटना की शुरुआत होती है, अधिवक्ता उमेश पाल को कोर्ट से निकलने के बाद हमलावरों द्वारा गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस पूरे घटना में अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आता है। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर तमाम पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है, चाहे वो अतीक अहमद की बात की जाए या अतीक अहमद के बेटे अरशद की बात की जाए या अतीक के पूरे साम्राज्य की बात की जाए। इस पूरे घटना के बाद अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा गया तथा अतीक और अशरफ को हमलावरों द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस पूरे घटना का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, चूंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की जो कड़ी है वो अभी तक पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाई है। अब हाल फिलहाल जब विजय मिश्रा को जब गिरफ्तार किया गया तो यहां पर यह देखा गया कि विजय मिश्रा आखिर इस पूरे घटना में किस तरीके से शामिल है। पुलिस द्वारा यह आरोप लगाया गया है, पुलिस द्वारा यह कहा गया है कि विजय मिश्रा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया और उमेश पाल के ऊपर विजय मिश्रा के ऊपर यह आरोप है कि उमेश पाल को कोर्ट से निकलने के बाद विजय मिश्रा ने ही उमेश पाल के शूटरों को पूरी जानकारी दी थी। हालांकि अब इसमें जो सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है, क्योंकि बीते 24 फरवरी में जब उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार जो सबसे बड़ा नाम सामने आया था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन थी। हालांकि पूरे घटना के बाद अभी तक शाइस्ता परवीन का पता नहीं चल पाया है तथा इस पूरे घटना में शामिल जो सबसे बड़ा आरोपी था गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज, अभी तक पुलिस उसका भी सुराग नहीं लगा पाई है। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से कई अधिवक्ता नाराज हैं, वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है कि पुलिस के पूछताछ में कहीं न कहीं पुलिस के हाथ ये सुराग लगे हैं कि शाइस्ता परवीन आखिर कहां है, क्योंकि विजय मिश्रा अतीक अहमद के तमाम उन राज के बारे में पुलिस को जानकारी दे चुका है जो अभी तक पुलिस के लिए एकदम अजूब पहेली बनी हुई थी। हालांकि अब किस तरीके से पुलिस उसको रिमांड पर लेके पूछताछ करेगी ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब कहा यह जा रहा है कि जल्द ही पुलिस विजय मिश्रा को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। किस तरीके से पूछताछ करेगी और किस तरीके से पुलिस उस पर जानकारी जुटाएगी या किस तरीके से शाइस्ता परवीन तथा गुड्डू मुस्लिम को पुलिस गिरफ्तार करेगी, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी नंदिनी। देखिए पवन, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लखनऊ से गिरफ्तारी हुई हयात होटल के, वहीं पर बताया जा रहा है कि जैनब की होने की आशंका जताई गई थी। जी बिल्कुल, इस पूरे घटना को लेकर तमाम ऐसे नाम थे, क्योंकि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब का भी जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है और अतीक की बहन है आयशा नूरी। हालांकि आयशा नूरी के पति इखलाक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये तीन ऐसे बड़े नाम है, चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात की जाए, अशरफ की पत्नी जैनब की बात की जाए या अतीक की बहन आयशा नूरी की बात की जाए, पुलिस पूरी तरीके से हाथ खाली बैठी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही पुलिस इन तीनों लेडी डॉन को गिरफ्तार कर सकती है। अब पुलिस किस तरीके से विजय मिश्रा को रिमांड पर लेगी या किस तरीके से पूछताछ करेगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी पवन, इस मामले को लेकर अभी किन किन लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? देखिए लगातार अतीक की पत्नी की खोजबीन चल रही है, गुड्डू बमबाज की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से कार्रवाई है वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इतने दिनों बीत जाने के बाद भी तमाम प्रयागराज के वो लोग हैं और इस पूरे घटना से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी निश्चित रूप से उमेश पाल हत्याकांड के आखिरी कड़ी तक पहुंचा सकती है। हालांकि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में तमाम जो अधिवक्ता है वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उनका कहना है कि विजय मिश्रा को जो है छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से आरोप लगाना, इस तरीके से घटना में शामिल करना, अधिवक्ताओं ने इसका विरोध भी जताया है। लेकिन इतने बड़े जब चर्चित हत्याकांड में विजय मिश्रा का इस तरीके से नाम आना, पुलिस से गिरफ्तार कर लेना, पुलिस द्वारा जल्द ही रिमांड पर लेने की तैयारी करना निश्चित रूप से एक बड़े संदेश की ओर जा रहा है और जल्द ही पुलिस जो है इस पूरे घटना को खुलासा करेगी, ऐसा लोगों को जो है कहीं न कहीं उम्मीद की कर रहा है वो नजर आ रही है। लेकिन अब किस तरीके से पुलिस पूछताछ करेगी और किस तरीके से विजय मिश्रा को रिमांड पर लिया जाएगा, निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी और जल्द ही पुलिस द्वारा इस पे एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन।
सीमा हैदर का मामला इन दिनों लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद पासपोर्ट, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, बच्चों के पासपोर्ट समेत बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तान एम्बेसी को भेजा है। वहीं सीमा हैदर के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और दोनों युवक सचिन मीणा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिनको फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस को इनके पास से 15 फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली डिवाइस बरामद की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में ज्यादा खुलासा करने से बच रही है और बताया गया है कि यह गिरफ्तारी सचिन के कहने पर की गई है। तो लगातार जब से पबजी खेलने के बाद सचिन और सीमा की लव स्टोरी सामने आई है, वहीं सीमा पाकिस्तान से भारत आती हैं और सचिन से शादी कर लेती है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि सचिन के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है फर्जी आधार कार्ड के मामले में, और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी सचिन के कहने पर की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि सचिन के कहने पर गिरफ्तारी की गई है फर्जी आधार कार्ड मामले में उनके ही रिश्तेदारों को। देखिए नंदनी जी, बात की जाए जिस तरीके से सीमा हैदर के मामले में, तो सीमा हैदर के जो पति की बात की जाए, जिस तरीके से ये पाकिस्तान से भारत आना और सचिन मीणा के साथ रहना और शादी की बात कहना, क्योंकि जिस तरीके से ये प्यार का जो नाम था इस मामले में, अब जिस तरीके से सचिन मीणा के 2 रिश्तेदारों की बात की जा रही है, क्योंकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें सचिन मीणा के ये दोनों रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जिसके साथ साथ बात की जाए जो सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर के पास से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, यानी कि आधार कार्ड जो मिले हैं वो फर्जी पाए गए हैं, क्योंकि जाली दस्तावेज हैं। उन जाली दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद सीमा हैदर की बात की जाए तो क्योंकि उस मामले में अगर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसमें सीमा हैदर के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी धाराएं बताई जा रही हैं 420, 467, 68, यानी कि धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज। यानी कि जो ये कूट रचित दस्तावेजों में जो मुकदमा दर्ज हुआ इस मामले में कहीं ना कहीं सीमा हैदर की भी जो मुश्किलें हैं वो भी लगातार बढ़ेंगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो सीमा हैदर के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को पाकिस्तानी एम्बेसी को भी भेजा गया है, क्योंकि उसमें ये देखा जा रहा है कि जो दस्तावेज हैं वो अलग जगह के बने हुए हैं और पाकिस्तान के जो दस्तावेज हैं उनके जरिए जो है चिन्हित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब दावा ये हो रहा है कि अब सीमा हैदर पाकिस्तान की ना होकर के दूसरी जगह की बताई जा रही हैं। फिलहाल ये जो एंगल है ये लगातार पहलू पे पहलू बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सीमा हैदर भी अब संदिग्ध के घेरे में आ रही हैं, क्योंकि पहले जो मामला सामने आ रहा था उसमें ये बताया जा रहा था कि सीमा हैदर एक जासूस है। जासूस होने के साथ साथ वो इंडिया के अंदर आई और इंडिया के अंदर से जासूसी कर पाकिस्तान को भेज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसका भाई और चाचा के भी जो आर्मी है उसमें तैनात होना बताया गया था। चाचा सूबेदार और सेना जो पाकिस्तानी सेना आर्मी है उसमें जो उसका भाई भी तैनात था। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के जो गंभीरता है वो सुरक्षा व्यवस्था की है। उसके बाद भी जो बात की जाए नेपाल के जरिए जो है वो भारत के अंदर जो दाखिल हुई थी, इसको लेकर के जो तफ्तीश हो रही थी उसमें भी कई अहम चीजें मिलने का जो दावा किया गया है, उसको लेकर के भी सीमा हैदर की कहीं ना कहीं एक बार फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल इस मामले में जो IB की बात की जाए, ATS की बात की जाए, वो भी इस पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है। लेकिन अब देखना ये होगा नंदनी जी कि जिस तरीके से सीमा हैदर के जो दस्तावेज मिले हैं वो जाली दस्तावेज हैं, फिर चाहे उसके बच्चों की बात की जाए या फिर सीमा हैदर के जो आधार कार्डों की बात की जाए, ये जो आधार कार्ड बनवाए गए थे, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों के द्वारा इसके पूरे जाली दस्तावेज तैयार कराए गए थे। अब फिलहाल जो जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसके आधार पर जो गिरफ्तारी भी की गई है, तो अब देखना ये होगा कि आखिर जो जाली दस्तावेज बनाए जा रहे थे वो जाली दस्तावेजों के से आखिर पूरा खेल क्या खेलने की तैयारी थी, इसका क्या खुलासा होगा, ये अहम चीज रहेगी। देखिए कलीम, अब ये भी खबर सामने आ रही है कि सचिन और सीमा के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वो लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर सीमा हैदर की बात की जाए, सीमा हैदर के पति की बात की जाए, जिस तरीके से दोनों ने शादी रचाई है, सचिन मीणा की बात की जाए, क्योंकि लगातार ये सभी की निगाहों में बने हुए हैं और IB और ATS के साथ साथ जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी इस पर निगाह रखे हुए था, क्योंकि अब जिस तरीके से नोटिस जो चस्पा करने की जो बात आ रही है, क्योंकि वो मिलना किसी से नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मिलने से तो वो पहले भी लोगों से कतरा रहे थे, लेकिन वो जिस तरीके से एक जो रवैया पूरा दिख रहा था कि लोगों के बीच आना, अपनी बात कहना, अपनी बातों के बीच में लोगों को लगातार गुमराह
करना, इसको लेकर के एक लोगों के बीच में पब्लिसिटी करना, तो इसको लेकर के भी लगातार संदेह के घेरे में थे। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियों की बात किया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार शुरुआत से ही दोनों को संदिग्ध मान रही थी, क्योंकि सचिन मीणा की जो बात की जाए वो लगातार शुरुआत से ही संदेह के घेरे में बने रहे। फिर चाहे वो नेपाल के काठमांडू में 1 हफ्ते से अधिक समय देना, उसके बाद जब भारत आई और भारत से जब वो नोएडा पहुंची तो नोएडा में अपने पिता से जो मिलवाने का स्थान वो जंगल का स्थान चुनना, इसके साथ ही जब शादी रचाई, शादी के रचाने के बाद सीधा घर ना ले जाना, दूसरे स्थान पर जाकर ठहरना, उसके बाद एकाएक घर ले जाना और घर ले जाने के बाद लोगों के बीच में आकर के ये बताना कि हाँ मेरी पत्नी पाकिस्तान से मुझसे मिलने आई है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार जो संदेह का घेरा है वो पूरी तरीके से गहराता जा रहा है। और इसको लेकर अब जिस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारी के बाद अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सचिन मीणा की बात की जाए या फिर सीमा हैदर की बात की जाए तो इन दोनों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जो मुकदमा है वो मुकदमा जो 67-68 का है, कूट रचित दस्तावेज या जो कूट रचित दस्तावेज है, इसमें जो गिरफ्तारी होती है वो तत्काल गिरफ्तारी होती है, क्योंकि कूट रचित दस्तावेज बनाना अपने आप में एक अपराध होता है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं वो जाली दस्तावेज आधार कार्ड थे, बच्चों के आधार कार्ड बनाना और सीमा हैदर के बनाना, क्योंकि 15 जो दस्तावेज मिले हैं वो 15 दस्तावेज अपने आप में एक पूरी तरीके से पोल खोलती हुई तस्वीर है। क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार की एजेंसियों को ये लगातार जिस तरीके से मुंह चढ़ाने की बात हो गई कि वो तुम लोग मेरे पर निगाह रखे रहो और हम लगातार अपना काम करते रहेंगे, यानी कि भारत की जो नागरिकता लेने की बात की जाए उस नागरिकता को लेकर इन लोगों की तरफ से जो जाली दस्तावेज बनाए जा रहे थे उसको लेकर के जिस तरीके से अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसको लेकर के जो गिरफ्तारी होगी उसमें अहम जानकारियां जो सामने आएंगी उसको देखा जाएगा। फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह की किसी अधिकारी के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि इसमें क्या कुछ आगे की कार्रवाई है और क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हम पेल में माहिर हैं। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।